तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम इस बात की गहराई में जाने वाले हैं कि आखिर एक प्रचंड चुनावी जीत एक ठोस रणनीतिक नेतृत्व के चुनाव में कैसे बदलती है। बंगाल में इतनी ऐतिहासिक जीत के बाद भाई सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि अब राज्य की कमान किसके हाथों में जाएगी। आज हम एक अनुभवी राजनीतिक विश्लेषक के नजरिए से इस पूरी प्रक्रिया का आप कह सकते हैं कि एक एनाटॉमी या पूरा का पूरा चीर-फाड़ करके विश्लेषण करने वाले हैं। अब इस विश्लेषण को करते हुए हमारे सामने जो सबसे बड़ी पहेली है वो ये है कि कोई भी पार्टी एक राष्ट्रीय नेता की इतनी अपार लोकप्रियता को एक टिकने वाली स्थानीय सरकार में कैसे बदलती है। मतलब जब आपने बिना किसी स्थानीय मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव लड़ा हो तो चुनाव जीतने के बाद उस केंद्रीय लहर को एक क्षेत्रीय शासन में ढालना, यकीन मानिए ये बहुत ही पेचीदा काम है। तो इसे समझने के लिए आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम बात करेंगे ब्रांड मोदी रणनीति की, रणनीतिक पहचान गढ़ने की, जायंट किलर के विश्लेषण की, संगठन बनाम लोकप्रियता की और अंत में महिला नेतृत्व की संभावनाओं की। नंबर 1, द ब्रांड मोदी स्ट्रैटेजी, बिना किसी स्थानीय चेहरे के जीत हासिल करना। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक राष्ट्रीय ब्रांड का इतना विशाल प्रभाव था कि उसने शुरुआती वोटर सेंटिमेंट को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया। बंगाल में सबसे बड़ा गेम चेंजर कोई स्थानीय चेहरा नहीं था बल्कि सीधे प्रधानमंत्री का नाम था। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं, 20 से ज्यादा बड़ी रैलियां की गईं। और हाँ, आपको वो झालमुड़ी वाला किस्सा तो याद ही होगा। स्थानीय संस्कृति से जुड़ने के लिए मशहूर बंगाली स्नैक झालमुड़ी खाना और सीधे बंगाली भाषा में ऑडियो संदेश जारी करना, ये सब ब्रांड मोदी को एकदम जमीनी स्तर पर स्थापित करने की एक बेहतरीन रणनीति थी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, रणनीतिक पहचान को आकार देना, नए पैरामीटर सेट करना। देखिए, चुनाव तो एक राष्ट्रीय चेहरे पर जीत लिया गया, ठीक है, लेकिन अब सरकार चलानी है तो एक नई स्थानीय पहचान तो गढ़नी ही पड़ेगी। अमित शाह का ये बयान देखिए, उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि जो भी नया मुख्यमंत्री होगा वो अनिवार्य रूप से बंगाली ही होगा। मतलब नेतृत्व परिवर्तन चाहे जो भी हो, उसकी जड़ें पूरी तरह से बंगाली पहचान पर आधारित होनी चाहिए। ये केंद्रीय हाईकमान और स्थानीय जड़ों के बीच संतुलन बनाने का एकदम पहला और सबसे जरूरी कदम था। और तो और पार्टी ने स्थानीय खानपान और संस्कृति के साथ तालमेल बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का वो दावा याद है? उन्होंने कह दिया कि अगला मुख्यमंत्री मांसाहारी होगा। अब सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आप इसके पीछे की रणनीति समझिए। ये स्थानीय संस्कृति से उस गहरे जुड़ाव को पुख्ता करने का एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। पॉइंट नंबर 3, जायंट किलर का विश्लेषण। यहां रिस्क भी हाई है और रिवॉर्ड भी। अब भाई, जब भी मुख्यमंत्री पद की बात होगी तो एक नाम जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो है शुभेंदु अधिकारी। 2021 में नंदीग्राम में जिस तरह उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था, उसने उन्हें रातों रात जायंट किलर का तमगा दिला दिया। और राजनीति में आप जानते ही हैं, जमीनी स्तर पर ऐसी भयंकर पकड़ और ऐसा शानदार ट्रैक रिकॉर्ड किसी भी कैंडिडेट के पलड़े को बहुत भारी कर देता है। लेकिन, और यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, उनकी जबरदस्त सांगठनिक ताकत को हमें नारदा स्टिंग विवाद के रिस्क फैक्टर के साथ तौलना होगा। मतलब सवाल यह है कि क्या एक मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए पार्टी जायंट किलर की इस भारी भरकम ताकत को चुनेगी या फिर इस पुराने विवाद से जुड़े जोखिम से बचना चाहेगी। ये फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं है। चलिए अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, संगठन बनाम लोकप्रिय भावना, यानी बैक एंड बिल्डर्स की अहमियत। ये किसी भी पार्टी के लिए क्लासिक दुविधा है। क्या आप उन बैकएंड ऑर्गेनाइजर्स को इनाम देंगे जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के संगठन खड़ा करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं? या फिर आप उन पॉपुलर चेहरों पर दांव लगाएंगे जो टीवी पर छाए रहते हैं और जिनकी जनता के बीच तुरंत पहचान है? उदाहरण के लिए दिलीप घोष और समीक भट्टाचार्य को ही ले लीजिए। ये हमारे बैक एंड बिल्डर्स के एकदम परफेक्ट उदाहरण हैं। दिलीप घोष, जिन्हें 2021 में पार्टी को मुख्य विपक्ष बनाने का सीधा श्रेय जाता है, आज भी उनका प्रभाव बहुत गहरा है। और समीक भट्टाचार्य, वो तो एक ऐसे समावेशी नेता माने जाते हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर पार्टी को बहुत बढ़ाया है। दोनों का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, जो उन्हें एक बहुत ही मजबूत विकल्प बनाता है। और अब हमारा पांचवा पॉइंट, महिला नेतृत्व की व्यवहार्यता, एक रणनीतिक विकल्प। इस बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा। हालिया चुनाव में पूरा का पूरा अभियान महिलाओं की सुरक्षा के इर्द गिर्द घूम रहा था, राइट? और अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो दिल्ली को छोड़कर फिलहाल पार्टी के पास कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है।
तो क्या ऐसे में एक महिला मुख्यमंत्री को चुनना एक मास्टर स्ट्रोक नहीं होगा? ये कदम उनकी महिला समर्थक छवि को सिर्फ एक चुनावी वादे से निकालकर एक ठोस वास्तविकता में बदल सकता है। और यहाँ हमारे पास दो बेहद मजबूत महिला दावेदार हैं। एक तरफ हैं अग्निमित्रा पॉल, फैशन डिजाइनर से बनी एक बेहद बेबाक नेता जिन्होंने अपनी आसनसोल दक्षिण की सीट को मजबूती से बचाए रखा। और दूसरी तरफ है रूपा गांगुली। महाभारत की द्रौपदी के रूप में उनकी पॉपुलैरिटी से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन उसके साथ ही महिला मोर्चा में उनका जमीनी काम भी बहुत गहरा है। एक तरफ चुनावी जीत है तो दूसरी तरफ अपार लोकप्रियता और ग्रासरूट वर्क। अरे हाँ, एक नाम और है जिसे हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, निशित प्रामाणिक। इस पूरी रेस में वो एक डार्क हॉर्स यानी छुपे रुस्तम की तरह उभर रहे हैं, और राजनीति में अक्सर ऐसे ही नाम ऐन मौके पर पूरा गेम पलट देते हैं। इनकी मौजूदगी ने डिसीजन मेकर्स के लिए इस पूरी प्रक्रिया को और भी ज्यादा रोमांचक और जटिल बना दिया है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, जब ये सारी धूल छटेगी तो लंबे समय तक चलने वाली क्षेत्रीय स्थिरता की गारंटी कौन देगा? जन लोकप्रियता, साफ सुथरा संगठनिक रिकॉर्ड, या फिर दिल्ली के जनादेश के साथ पूरी तरह से तालमेल? आपको क्या लगता है, कौन सा फैक्टर सबसे भारी पड़ेगा? ये एक ऐसा फैसला होगा जो यकीनन बंगाल की राजनीति की आगे की पूरी दिशा तय करने वाला है।